वालेकुम सलाम। हाँ जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को जानी? ओके जी, गुड। तो मैंने कल एक होमवर्क दिया था, वो हो गया? यानी इसमें आपको ये हैंडल करना आ गया कि ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स ऐसे इंटेंजिबल्स थे जो उसकी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं थे, बट हाँ आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया था और फिर मेरे ख्याल से आपने उसको अमोर्टाइज भी किया था, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जब आपने हटाई तो उसके असल एसेट्स जो लेके आए उसमें इंटेंजिबल भी लेके आए और रिपोर्टिंग डेट पर भी आप ही लेके आए, पर डिफरेंशियल नहीं लाए थे, 100% लाए थे, क्योंकि रिकॉर्ड भी आप ही ने किया था। क्लैरिटी है? चलें, तो सर यहाँ पे 5-6 सवाल फेंक दिए इन लोगों ने। अच्छा भाई, सर बुक का क्वेश्चन नंबर 12 समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैंने दिया था तो मैं वैसे डिस्कस कर लूँगा, उसका वीडियो सोल्यूशन दे दूँगा। आनंद क्लियर है? चलें सर, होमवर्क में जो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट थी वो हमने इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होगी, हमने अलग क्यों दिखाई है? भाई जो सब्सिडरी की किताबों में इन्वेस्टमेंट है, क्या वो हमने की हुई है या उसकी अपनी है? तो वो तो नहीं हटेगी ना, वो तो किसी और बाहर हुई हुई है, वो तो ग्रुप का पार्ट है, वो तो सिंपल है, वो तो नॉर्मल एसेट है। अली भाई वो नहीं हटेगी। अच्छा भाई, सर इन्वेस्टमेंट को क्यों ऐड किया आपने सोल्यूशन में? भाई कंसोलिडेटेड बुक्स बनाते वक्त सब्सिडरी की किताबों की इन्वेस्टमेंट तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी ना, क्योंकि क्योंकि मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो हटा के असल एसेट्स लाता हूँ, पर वो हटा के जब असल एसेट्स लाऊंगा तो उस असल एसेट्स में उसकी इन्वेस्टमेंट के भी तो पैसे थे, वो तो लेके जाऊंगा ना, उसमें तो कोई पंगा नहीं है। सही है सर, कंसोलिडेटेड में टोटल लायबिलिटी से कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेस क्यों नहीं किया? भाई देखो, वो कह रहा है सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त टोटल लायबिलिटी से कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेस क्यों नहीं किया? पहली चीज, क्या सब्सिडी ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ था? तो जब रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था तो उसमें थी भी नहीं, तो जब थी भी नहीं तो लेस भी, वो तो उल्टा सेटल कर चुका है। बात क्लियर है? सही है अहमद भाई? ओके। सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट में नहीं होगी। अबे सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट में तब होगी ना जब मैंने उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे दिए थे, तो यानी जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाया तो उसमें उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट के पैसे भी शामिल थे, तभी तो उसको लेके आ रहा हूं, उसको एलिमिनेट नहीं करना। क्लियर है अली भाई? जल्दी बताओ अली, क्लियर है जानी? इंटेंजिबल वाला पॉइंट रिपीट करते हैं। कौन सा फरीद जानी? कौन सा इंटेंजिबल वाला? पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से बताऊं? फरीद कसम है तुम्हें, लिखो फरीद प्लीज लिखो। अच्छा भाई, अली का एक सवाल आया, आप लोग जवाब देंगे। मतलब एक्विजिशन के बाद अगर पेरेंट इन्वेस्टमेंट करे तो वो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी? कैसी बातें कर रहा है जानी, पेरेंट इन्वेस्टमेंट करे? भाई एक्विजिशन के बाद अगर सब्सिडरी कोई आगे इन्वेस्टमेंट करे तो वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम शो कराएंगे, उसमें कोई पंगा होना नहीं चाहिए। अली बात क्लियर है जानी? जल्दी बताओ। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। भाई वो एक रीड करना वो सवाल जो पास, उसका पास पेपर का कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन कि फरीद कह रहे हैं सर वो जो गिवन था होमवर्क में ऑफ द बुक्स वाली बात, फरीद कल वाली क्लास ली थी आपने बिफोर होमवर्क, उसमें हमने ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल मैंने कौन सा दिया था, नाम क्या उसका? नहीं, वो उसमें ब्रांड का नाम क्या है? ऑफ द बुक के इंटेंजिबल का नाम क्या है? ब्रांड है, और बस ब्रांड है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस कंपनी को मैंने खरीदा उस दिन पे उसका एक ब्रांड था जो उसकी किताबों में शामिल, तो क्या शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी बेचते हुए मुझसे उसके पैसे नहीं लिए होंगे? अलग से लिए होंगे, तो गुडविल के नहीं लिए होंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि उसने मुझसे जो ओवरऑल पैसे लिए उसमें ब्रांड के पैसे अलग थे, तो हमने उसको रिकॉर्ड भी, ताकि मेरी गुडविल की वैल्यू सही है, कम नहीं है, सही है। वरना अदरवाइज आप क्या कह रहे होते, सबका सब क्या है, गुडविल, जबकि उसमें कुछ पैसे किससे रिलेट कर रहे थे? ब्रांड से रिलेट कर रहे थे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? फरीद भाई बात समझ आती है जानी? ये बात थी उसके अंदर, यही बात मैंने आपको कल की क्लास में। चलें ओके, अब जी हाँ
यस, गुडविल को बाकी इंटेंजिबल से अलग करने का एक मकसद तो ये है कि वो एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने किसी कंपनी को खरीदते वक्त एसी के पैसे दिए तो एसी के पैसों को मैं इक्विपमेंट में डाल दूं, एसी एसी के नाम से आएगा, एग्रीड, बिल्डिंग बिल्डिंग के नाम से आएगी, लैंड लैंड के नाम से आएगा। तो यही कह रहा है कि इवन दो इंटेंजिबल ही है पर इंटेंजिबल भी अलग किस्म का है, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकता है, तो उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करो। अदरवाइज पता है तुम क्या कह रहे होगे कि आपने सब पैसे किसके दिए हैं और अल्टीमेटली ग्रुप में ये शो हो रहा होगा कि इसने इतनी महंगी एक्विजिशन की है कि सारे इतने पैसे गुडविल के दिए, जबकि असल में बात ये थी नहीं, उसमें ब्रांड के पैसे भी थे, कस्टमर लिस्ट के भी थे, तो वो बोला बाकियों को अलग करो, हाँ उसके अलावा फिर जब भी ज़्यादा दे रहे हो वो गुडविल के। तो ये हमारा मकसद था, क्लियर है। तो और दूसरा मकसद वही जो आप कह रही हैं, अमोर्टाइजेशन वाला, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा चलें भाई, अब एक दो और सवाल फेंक दिए मार्केट में तो देख लेते हैं। भाई अली का जवाब दे दो यार वापस से। मतलब सब्सिडी बाद में करे और अगर पहले से हो, दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट शो होगी, अल्लाह की कसम होगी, क्योंकि आप जब सब्सिडी को खरीदते थे उसकी बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो आपसे उसके पैसे भी लिए गए होंगे ना, हाँ या नहीं, तब भी आएगी। सब्सिडी बाद में खरीदे वो तो है ही आपकी, तब भी आएगी, तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। अच्छा आफिया कह रही है सर मींस इंटेंजिबल को दिखाने का मकसद कि हमारी गुडविल सही रिकॉर्ड हो जाए, क्या हम ये कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, चलें जी ओके, यही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही पहुंचे। अब सब कंक्लूजन एक साथ हो गया है। आज हम एक बेहतरीन अकाउंटिंग शुरू करते हैं जो कि कंसोलिडेशन असल में की जाती है। तो सर अब तक क्या किया था, मजाक किया था, वो था 15% ऑफ कंसोलिडेशन बेसिक, सिर्फ बैलेंस शीट पे हाथ सेट करवाया था, एनसीआई बताया, ऑफ द बुक्स बताया, ग्रुप रिजर्व बताया और बैलेंस शीट बना दी। आज हम देखेंगे असल कंसोलिडेशन का नशा, जिसको भाई के हुक्म का इक्का कहते हैं। इधर देखो जल्दी से। अब मैंने ये कहा कि सर अब हम सीखेंगे इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स है क्या, ये पहले इसको समझते हैं। इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि पेरेंट ने सब्सिडी को चीज बेची, सब्सिडी ने इस चीज को कैसे केटर करना है वो आज की क्लास में सीखेंगे। और मैंने स्ट्रेटजी ये डिवाइस की है इसको ग्रिप में लाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसका सवाल करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसका सवाल करेंगे, ताकि वो हाथ सेट होता जाए। क्लियर है। चलें, हमने कहा पहला इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट का मतलब बता दिया मैंने कि पेरेंट ने सब्सिडी ने इंट्रा ग्रुप आपस में, और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, वो एक एक करके सारी डिस्कस करते हैं हम। चलें, हमने ये कहा पहले यहां पे देखें लिखा हुआ है सर, सेल ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी। अच्छा भाई आगे देखते हैं। सब केस इसका है 100% इन्वेंट्री नॉट सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप। ये हैवी चीज का मतलब बताता हूं। पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे और सब्सिडरी ने आगे एक भी नहीं बेचा, ग्रुप में ही रह गया वापस। ग्रुप का मतलब क्या है, पेरेंट और उसकी सब्सिडरी। मैंने कहा पेरेंट ने सब्सिडरी को चीज बेची और सब्सिडरी ने आगे नहीं बेची। इस हालात वाकयात में मैं क्या करूंगा वो सिखा रहा हूं। क्लियर है, पक्की बात है, फिनोमिना क्लियर होना चाहिए। हम सीख रहे हैं आपस की एडजस्टमेंट्स, आपस की ट्रांजैक्शंस, और उसमें पहले सिखा रहा हूं आपस में खरीदो फरोख्त, फिर उसमें भी सिखा रहा हूं कि पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे और सब्सिडी ने आगे नहीं बेचे, सब्सिडी के पास ही है, ग्रुप में ही है। तो अब इसका क्या हिसाब किताब होगा जरा वो देखते हैं। इसमें आप 5000 बार पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मैं कभी गुस्सा करता ही नहीं हूं। सही है जी। इधर चलें, इधर। अब मैंने कहा अगर मैं यहां पे एक असेसमेंट करें तो हमने कहा ये है हमारा ग्रुप। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये लिखते हैं, सही है। अच्छा मैंने कहा सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं पेरेंट, और यहां पे हमने लिख दिया सब्सिडरी।
मैं आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस बताऊंगा इसके अंदर कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, बैक एंड पे क्या हुआ होगा, खुद कर करा के अकाउंटिंग बताएंगे हम आपको। इधर देखो, मैंने कहा कि सर पेरेंट एंटिटी ने गुड्स खरीदे 500 के, 500 के, तो पेरेंट एंटिटी ने एंट्री बनाई होगी सर इन्वेंट्री कैश क्रेडिट, सही है। और हमने कहा सर ये बनाई इसने 500 से। अच्छा, मैं अगेन आपसे इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको इतना सा भी नहीं समझ आए, कोई शर्म वाली बात नहीं। जैसे अली वगैरह सारे बच्चे पूछते हैं ना, तो अच्छी बात है, आप कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं उसको, आप क्लियर कर लें जो भी मसले हैं आपके। चलें, आपने कहा कि सर ये हो गया, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही चीज़ लिख रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर ये माल एंटर हुआ 500 का, सही लिखा है, ये ग्रुप के अंदर एंटर हुआ है। किसने एंटर किया है? पेरेंट ने एंटर किया है। तो हमने कहा चलें सर ये बात तो समझ आ रही है कि ग्रुप में माल ये एंटर हो गया, कॉस्ट चाहिए इसकी। चलें, हमने कहा इसने उठा के यही वाला माल सब्सिडरी को बेचा और इस पे चार्ज किया 30% का मार्कअप। तो बताएं सेल्स क्या है? चलें, तो हमने कहा 650 से ये आ गया, सेल्स आ गई 650 से, और ये हमने ऐसे निकाला 30% का मार्कअप, सही है। अच्छा, अब हमने कहा कि सर इसके बाद हमने एक एंट्री बनाई और इन्वेंट्री इस पेरेंट ने प्रॉफिट कितना कमाया? अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर ये सेल्स 650, COGS और प्रॉफिट आ गया 150 का। क्या ये एक अलग एंटिटी है? यस, इसने अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से की, कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, यही इन्वेंट्री उड़ के सब्सिडरी के पास आ गई। सब्सिडरी कह रही है हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। सब्सिडरी ने कहा इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट 650 से। अच्छा, हमने कहा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अगर मैं ग्रुप को देखूं, आप कह रहे हैं कि ये एक सिंगल इदारा है, ग्रुप है, तो मेरे ख्याल से ग्रुप की तो सेल ही नहीं है भाई। देखो, अगर मैं हूँ, सही है, और कबीर है, वो बड़ा हो गया, सही, उसने बिजनेस किया, तो मैंने कबीर कंसर्न को कोई चीज़ बेची, तो मैंने कहा मेरी सेल हो गई। कबीर ने आगे नहीं बेची, तो मैं क्या कहूँगा? घर की सेल हो गई। घर की सेल कब होगी? जब वो आगे बेचेगा। या कबीर ने मुझे चीज़ें चिपकाई महंगी, तो पापा आप तो बेच देंगे, हमने आगे नहीं बेची, तो क्या कबीर की सेल नहीं है? पर ग्रुप की सेल, दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है? इंडिविजुअल सेल्स एंड ग्रुप की सेल्स में फ़र्क है। यानी अब आप जब ग्रुप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आप ये तसव्वुर करेंगे कि ये ग्रुप की कोई सेल, यानी ग्रुप की सेल तो तब तस्लीम की जाएगी जब वो ग्रुप से बाहर जाए। अभी तक तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो ग्रुप के अंदर है। यहाँ तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन में प्लीज़ बताओ, यहाँ तक बात समझ आती है कि ग्रुप के अंदर है, ग्रुप की कोई सेल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक करके मसले देखना शुरू करते हैं, पर मसले देखने से पहले ये देख लेते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है। इधर देखिएगा,
हमने कहा एक एक करके अगर हम देखें तो ज़रा यहाँ पे असेसमेंट बड़ी अच्छी सी बनेगी। मैंने कहा एक है पेरेंट, एक है सब्सिडरी। अच्छा, ये इन्वेंट्री 650 पे होगी, हाँ या नहीं? किसकी किताबों में? सर 5 FA सब्सिडरी की कंसोलिडेशन होती है, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आई बात? चलें जी, जब तक आप सोचें, इधर हमने कहा ये वो बता रहा हूं जो मैं हो चुका होगा, ये हो चुका होगा, दोनों ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की हुई है। बस ये हुआ है, सही है। अच्छा ये देख लो भाई, 650 650 650 रिटेन अर्निंग, सही है, ये हिसाब किताब हुआ है। चलें अब सर ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बैलेंस शीट है। वो कह रहे हैं सर पीएनएल भी कंसोलिडेट होता है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस शीट की। पीएनएल का मैंने कुछ बोला है? आपने सोचना भी नहीं है। पीएनएल तो मैंने ऐसे ही बनाया समझाने के लिए कि उसका प्रॉफिट कमा लिया, उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, एग्रीड। चलें अब एक एक करके मसले यहाँ पे जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं। मैंने ये कहा जब ग्रुप की सेल नहीं है मींस कोई प्रॉफिट होना नहीं चाहिए। अच्छा, और मैं अगेन मैंने आपको लिख लिख के करवाना है, बताना है, और ताकि आपके पॉइंटर्स और समरी दोनों साथ आती रहे। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि सर अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये बात सही है कहना अभी कि हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप की कोई सेल नहीं है मींस कोई प्रॉफिट, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ग्रुप की कोई सेल नहीं है? क्योंकि वो आगे बिकी नहीं है। अच्छा, इसको एक और तरीका है कहने का जो मैं भी लिख रहा हूं, मींस ग्रुप का प्रॉफिट रियलाइज। देखो ये प्रॉफिट तो रियलाइज तब होगा ना जब ये आगे बिके, जब ये आगे बिके। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज फोकस होकर देखिएगा, क्या ये 150 का प्रॉफिट किसने कमाया? पेरेंट ने। ये जाके उसकी इन्वेंट्री में चिपक गया, ऐसा है? अच्छा, इसकी इन्वेंट्री में चिपक गया। और मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अगर मैं सही तरीके से बता पाऊँ, आप बनाते हैं ग्रुप रिजर्व और वहाँ पे उठाते हैं रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट। चलें, आपने कहा आप उठाते हैं रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट। मैं आपसे पूछता हूं, क्या रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट में ये 150 का प्रॉफिट शामिल होगा? सर वो होगा शामिल, ये रहा। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्या ये प्रॉफिट ग्रुप ने कमा लिया है या अनरियलाइज है? हम कहेंगे मेरा 100% प्रॉफिट अनरियलाइज है, 100% प्रॉफिट अनरियलाइज है। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, तो अब हमने कहा मैंने यहां पे एक एंट्री बनानी है ग्रुप अकाउंट्स में, पर एंट्री कब बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, वो भी स्ट्रेटजी बताता हूं। सबसे पहले आप आंखें बंद करके प्रॉफिट ऑफ वो कुछ भी होगा, फिर आपने यहां पे इसको क्लोज किया था ना, अब क्लोज नहीं करना। अब अपने आप से सवाल पूछना, क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो पेरेंट ने सब्सिडी को बेची हो, सब्सिडी ने आगे ना बेची हो? अगर जवाब आता है यस, तो आप यहां से अनरियलाइज्ड
प्रॉफिट, उसकी एंट्री क्या बनाएंगे ज़रा वो देखते हैं। मैंने ग्रुप रिजर्व डेबिट किया, कम कर दूंगा ना इक्विटी 150 से। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए इन्वेंट्री क्यों? क्योंकि एक मिनट, ये चीज़ ग्रुप में आई कितने की? 500 की। तो आप कह रहे हो हम दोनों एक ही एंटिटी, एक ही इदारा हैं, तो क्या कोई इदारा अपने आप को चीज़ बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड करके इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर सकता है? तो टेक्निकली दो काम हुए ना, मेरा प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में छुपा हुआ है, तो हम कहेंगे ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, वो कॉस्ट ओवर स्टेटेड प्रॉफिट को प्रॉफिट से हटाओ, इन्वेंट्री को। तो आप लोग जो अब तक कंसोलिडेशन कर रहे थे, जो दोनों के बैलेंसेस को मिला रहे थे, उसको इन्वेंट्री को मिलाते वक्त उसमें से ये हटा देना। तो सर ऊपर एसेट कम हो गया तो बैलेंस शीट आउट हो गई, तो रिटेन अर्निंग भी तो कम हो रहा है, बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, आज तक नहीं भी किया था ना, अल्लाह की कसम मैच थी, क्योंकि ना ऊपर से हटाया ना नीचे से हटाया। अब ऊपर से भी हटा देंगे, नीचे से भी हटा देंगे, तो क्या हम ऑल टुगेदर ग्रुप की असल रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे? यानी अब जब मैं पीडीसीएल का कंसोलिडेशन बनाता हूं ना, वो उसको बेचता है, वो उसको बेचता है, वो उसको बेचता है, हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हज़ारों की हज़ारों ट्रांजैक्शन हटाई जाती हैं, तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो और सब्सिडरी ने। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब जब सब्सिडरी ने आगे नहीं बेची तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट नहीं है? अच्छा, अब एक एक करके बताते हैं। सुनो, मुझे एक बात बताओ, सब पेरेंट ने इन्वेंट्री कितने की खरीदी? 500 की। अच्छा, 500 की इन्वेंट्री पे 30% का मार्कअप लगा के आगे बेच दी, प्रॉफिट कितना कमाया? वो रहा इसके रिटेन अर्निंग में आ रहा। अच्छा, अब इसके आगे एक एक स्टेप लेके चलते हैं। जो आपका प्रॉफिट है सामने वाले की इन्वेंट्री में जाके फिक्स हो गया और वो आगे बिकी। अच्छा, अब आप बना रहे हैं ग्रुप अकाउंट्स, ग्रुप अकाउंट्स में जब आप प्लस करेंगे दोनों के लाइन आइटम को, तो आप यहां पे एक चीज करके क्यों नहीं देखते? अगर मैं यहां पे ये लाइन अलग कर दूं और इसके ऊपर लिख दूं ये है ग्रुप अकाउंट्स, तो आप इन्वेंट्री 650 पे ले आओगे, जबकि अल्लाह की कसम 650 पे आनी नहीं चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, आप कह रहे हो कि ये एक ही ग्रुप है, एक ही इदारा है, तो एक इदारे में चीज आई कितने की थी? 500 की। तो एक इदारे से चीज गई कितने की? गई नहीं है। यही तो सीख रहे हैं, गई तो ये गई नहीं है, तो ये मुसीबत आ कितने पे गई है? 650 पे। होनी कितने पे चाहिए? क्योंकि तुम उसको एक इदारा कंसिडर कर रहे हो, तो भाई ये 500 से 650 पे गई कैसे? अनरियलाइज प्रॉफिट की वजह से। यानी एक इदारे ने प्रॉफिट बुक करके अपनी इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया। तो आप क्या कह रहे हो? आप जब अकाउंट्स बना रहे हो तो सिंपल एक काम करो, ग्रुप रिजर्व बनाते हो ना, उसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन डालते हो, तो पोस्ट एक्विजिशन तक तो कहानी अभी सही है, पर आप यहां क्लोज किया करते थे, बोलते थे हो गई कंसोलिडेशन। अब एक बात का ख्याल रखना, कहीं कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने, तो आपके बैक ऑफ द माइंड पे ये लॉजिक होनी चाहिए कि पेरेंट ने उसका गेन बुक किया होगा और पेरेंट ने उसका गेन अपने रिटेन अर्निंग में रखा हुआ होगा, जो कि अब तक रियलाइज, अबे रियलाइज हो जाता तो मुझे कोई पंचायत ही नहीं थी। अगर रियलाइज हो जाता तो मुझे कोई इशू नहीं था। इशू ये है कि वो आगे बिकी नहीं है। तो क्या वो, अब मैं क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने वो कमा लिया, यानी सिंगल एंटिटी ने कमा लिया, या अब तक कमाया नहीं है? तो ऑनलाइन वालों पहले यहां तक बताओ कि ये बात समझ आती है कि सिंगल एंटिटी ने, ग्रुप ने अब तक उसको कमाया, कब कमाएगा? जब आगे बेचेगा। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडरी को 150 का प्रॉफिट चिपका के आगे दे दिया, तो 150 अभी लग रहा है कि कमा लिया, बस सेपरेट ने कमाए। अच्छा, उसने आगे इसको 800 का बेच दिया, तो क्या ये भी कमा लिया? वो भी कमा लिया। तो अब रियलाइज हो गया प्रॉफिट, अब कोई इशू नहीं है। पर ये इशू कब तक है? जब तक हम आगे इसको बेच
ना दे, क्योंकि दूसरा इशू इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। क्योंकि आप जो चीज इदारे के अंदर 500 की लाएं, ग्रुप के अंदर 500 की लाएं, वो जब तक आगे नहीं बिकती 500 पे ही होनी चाहिए ग्रुप के अंदर। तो अभी कितने की है? वाई? ड्यू टू अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वो कह रहा है सिंपल, अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करो और रेलेवेंट एसेट से भी हटा दो। तो हमने क्या किया, हमने एक एंट्री बनाई, सर ग्रुप रिजर्व डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। तो अब मुझे एक बात बताते हैं, मैं जब ग्रुप अकाउंट बनाऊंगा तो क्या ये 650 पे रहेगी या 500 पे आ जाएगी? पहले बताओ, ये बात समझ आती है? और ग्रुप रिजर्व में से कितना माइनस करूंगा तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो क्यों हो गया? कमाया नहीं है, तो सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट नहीं था, वो था। पर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप अकाउंट्स, वहां पे ये प्रॉफिट नहीं है। तो पहले बताओ, क्या अब बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? पक्की बात है? एक मिनट एमन, बात क्लियर है? जल्दी बताएं। इसको माइनस करेंगे तो क्या हिसाब किताब क्लियर हो गया? जल्दी बताओ सारे बच्चों। अच्छा भाई, एक बात समझें, सवाल ये कह रहे हैं कि सर क्या इसको हम रिटेन अर्निंग से नहीं हटाएंगे? भाई रिटेन अर्निंग में तो है, यहां से माइनस करके हटाई कहां से रहा हूं? रिटेन अर्निंग से। क्योंकि आप अगर इतनी पंचायत करोगे ना एग्जाम में कि उसकी रिटेन अर्निंग सही वाली उठा के रखूं, तो गया पेपर हाथ से। आप वो रख दें जो गलत वाली है, पर गलत वाली वो सेपरेट के हिसाब से बिल्कुल सही है, पर वो कंसोलिडेटेड के हिसाब से उसके अंदर ऐसा इनकम है जो कि अब तक होना। कब होगी वो इनकम? जब आगे सेल हो जाएगी। तो अभी आगे केसेस करेंगे। अभी अच्छा देखो, आज के पहले जब भी तुमने सवालात किए थे उसके अंदर ऐसी कोई तफरीह नहीं की थी, क्योंकि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। तो वो बैलेंस शीट बैलेंस थी। मैं अल्लाह की कसम, अगर एक बच्चा बोलेगा मैं बैलेंस शीट टैली करके आया हूँ, ओ भाई वो टैली इसलिए होगी ना तुमने डेबिट को हटाया ना क्रेडिट को हटाया। तो आपने इनकम को इनकम से हटाना है, एसेट को, इस बात का ख्याल रखना है। एग्रीड? पक्की बात है? क्लैरिटी आती है? चलें, तो सर अगर हम 150 की इन्वेंट्री, सवाल का जवाब दें। सर हम 150 की इन्वेंट्री इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज 150 का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। अलग अलग बात कर रहे हो? नहीं, 150 की इन्वेंट्री इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रुप का प्रॉफिट है, जो ओवर स्टेट हुआ, वो इन्वेंट्री में चिपका हुआ है, इसीलिए हटा रहे हैं। तो एक कंपनी का प्रॉफिट है, दूसरे की इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, पर व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल एंटिटी तो ऐसा लग रहा है सिंगल एंटिटी का प्रॉफिट है और सिंगल एंटिटी की इन्वेंट्री है, जबकि ये प्रॉफिट है किसके हिसाब से? ग्रुप के हिसाब से। तो वो इन्वेंट्री क्या 150 से ज्यादा पे, वो भी हटा दो। तो सिंपल हमने उसूल क्या सीखा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रॉफिट रख के कोई चीज बेचेगी और वो आगे ना बेचे तो ग्रुप अकाउंट्स में ये वाज़ेह तौर पे घूम के वापस आ जाएगी। तो ऐसा दिखेगा कि प्रॉफिट कमाया है, जबकि तुम कह रहे हो कि यू आर प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो सिंगल एंटिटी का प्रॉफिट हो गया, कब होगा? तो वो तो हमने यहां पे फिनोमेना बनाया ना कि ग्रुप का प्रॉफिट तो जीरो है, क्योंकि अगर मैं यहां पे लिखूं, तुमसे पूछूं ग्रुप की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट भी जीरो। ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक होनी नहीं चाहिए थी, मैं भी तो यही कर रहा हूं, प्रॉफिट को सब सही हो जाएगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा भाई, अली भाई कह रहे हैं मतलब सर सेल जब होती है तो उससे एसेट बढ़ जाता है। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को सेल करती है तो प्रॉफिट रख के करती है, इसमें कितना रखा है? 150 और 30%। तो उससे हुआ क्या कि एक का प्रॉफिट दूसरे की कॉस्ट। तो इस प्रॉफिट को दूसरे की कॉस्ट में अगर तुम देख रहे हो और वो आगे नहीं बिका, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉफिट ग्रुप में ही रह गया, अब तक रियलाइज। तो जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक मैं इसको, और ये पता लॉजिक क्यों बनाई गई, क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू किया, अच्छी कंपनी को दिखाने के लिए आपस में खरीदना बेचना लगा हुआ है। एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ऊपर की और बेच दी। अब शेयर होल्डर को कहा गया तुम कंसोलिडेटेड एफएस देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि इनकी आपस की ट्रांजैक्शंस कितनी है। बात समझ आ रही है? तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आपस में एलिमिनेट हो जाती हैं। तो एक कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को बेच के जितना भी कमाया हो, ग्रुप अकाउंट्स में वो अपनी औकात पे आ जाएगा।
पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है, इसको जल्दी से कॉपी करें तो फिर हम इस पर एक सवाल करेंगे। अच्छा हाँ, ये भी पहले ये कॉपी करते तो मैं बताता। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आप इस कंपनी की कंसोलिडेशन करेंगे तो ये रिसीवेबल और ये पेएबल ऐसा नहीं लगेगा अपने आप से, तो रिसीवेबल को रिसीवेबल से हटाएंगे, पेएबल को, तो बैलेंस शीट आउट नहीं होगी, डेबिट क्रेडिट दोनों चला गया। अच्छा, क्या इससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है या प्रेजेंटेशन पे? तो इससे पहले क्यों नहीं हटाया था? तो था ही नहीं। तो आप एक और एंट्री बना दें सर, एक और एंट्री बना दें, ट्रेड पेएबल डेबिट और ये सिर्फ एंट्री अब तब बनाएंगे जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे। हाँ कंसोलिडेट तो उसमें से माइनस कर देंगे प्लस करते वक्त। चलें, तो हमने कहा था सिंगल एंटिटी की इन्वेंट्री 150 से ओवर स्टेटेड है, क्या ये सही कह रहा है कि जब यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ, तो उससे 150 की इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो वो तो डेबिट हो गया ना, क्रेडिट कहाँ हुआ है? ग्रुप रिजर्व में, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट को प्रॉफिट से हटाया, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से हटा दिया, तो सब बराबर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब एक सवाल है, इन्वेंट्री जब आप हटाओगे तो आप तो इनडिफरेंट हैं कि पेरेंट से हटाऊं या इन्वेंट्री इन्वेंट्री है, क्योंकि दोनों की प्लस हो जाती है ना, दोनों को प्लस करके हटा देना। पर बाय डिफॉल्ट वो किसकी किताबों में पड़ी हुई है? पर जब वो आपके पास घूम के आएगी वो तो एक हो गई ना। अब उसके अंदर कितने का मसला छुपा हुआ है? 150 का, तो हम भी 150 से हटा रहे हैं। क्लियर है? इसको कॉपी करें जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों सबको क्लियर है? फरीद, हसीब, जैन, अब्दुल हनान, निदा, लाइबा, जल्दी सब बचाओ, बताओ जल्दी से। अच्छा जी, बिल्कुल क्लियर है, चलें ओके, बेहतरीन। सर ग्रुप रिजर्व वाली एंट्री, भाई देखो प्रॉफिट कहाँ बुक हुआ हुआ है जानी? रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट में। तो मुझे सही भी करना होगा तो वही करूंगा ना, तो वो कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हुए कहाँ आती है? ग्रुप रिजर्व में। तो वर्किंग करते हुए वहां से कटा देना पोस्ट एक्विजिशन को लेने के बाद। हाँ भाई, स्क्रॉल करें, यहां तक तो कर सकते हैं ना। सर पेपर में बस ग्रुप रिजर्व एंड स्टॉक कम कर देना सीधा सीधा, बिल्कुल। पर आप सीधा सीधा इसलिए कह रहे हो कि इतनी मेहनत की है ना पीछे, वो बोले सीधा सीधा स्टॉक हटा दें और रिजर्व हटा दें। भाई एक हमारे अली भाई कह रहे हैं सर इसको ऐसे सोच सकते हैं, पहले सोच पे कमेंट करो। इधर देखो सर, इसको ऐसे सोच लें कि अगर एक ग्रुप ने जब अपने आप को सेल की तो उसका प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ जो ओवर स्टेटेड है, और उससे रिलेटेड इन्वेंट्री भी ग्रुप के पास मौजूद है, हमने भी यही बोला है, ऐसे ही सोचें, यही सोचें, यही सोचना है जानी, बिल्कुल सही सोच रहा है। शब्द हमारे हैं, बोल आप रहे हैं, सही है। जी यानी बैग हटा दें।
अभी हटा देते हैं। शुक्रिया जी आफिया, थैंक यू। हाँ जानी, पेरेंट ने इन्वेंट्री खरीदी कौन सी वाली, ये वाली पहली? हाँ ये तब की है, पर ये तो हो चुकी होगी। स्क्रॉल करें। अच्छा हम खाली यहाँ पे ये भी कर रहा हूँ मैं, तो ग्रुप अकाउंट्स बनाते वक्त मुझे लगता है ट्रेड रिसीवेबल 0 आ जाएगा, ट्रेड पेबल भी, और मेरी एग्जांपल के अंदर अभी कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। अच्छा और कोई प्रॉफिट होता तो वो तो होता ना, सिर्फ इतना हट जाता उसमें से। तो हमने ये ग्रुप अकाउंट्स की यहाँ पे ना प्रेजेंटेशन भी कर दी है। सिर्फ इन्वेंट्री कितने से आ रही होती? 500 से, और बाकी, अच्छा बाकी रिसीवेबल पेबल होंगे वो भी कटा दोगे क्या? वो अपनी जगह रहेंगे, बाकी ये सिर्फ एलिमिनेट होंगे जो आपस के हैं। इसके 10-12 केसेस हैं। 10-12 केसेस करेंगे तो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस होगी, फिर आएगा कंसोलिडेटेड पीएनएल, दोनों हैं, और फिर एसोसिएट आएगा, और फिर एसोसिएट वापस कंसोलिडेशन में मिक्स हो जाएगा। साथ भी आए हुए हैं, यानी 2017, 18, 19 में बैलेंस शीट पीएनएल दोनों साथ हैं, और इस बार हाईली एंटिसिपेटेड है कि वो बैलेंस शीट पीएनएल दोनों पूछेगा, यानी वो आपको ट्रायल बैलेंस देगा और बोलेगा कि दोनों बना के दिखाओ। तो हमने वैसे बहुत सारे सवालात करने हैं, आराम से। ये टैली हुआ ना, ओहो, इन्विजिलेटर को बुलाना, इधर आ, पेपर ले और जा, होगा इंशाल्लाह। एक लीज तुम बिठा दो 15 नंबर का, एक 20 नंबर का ये हो जाए, फिर बाकी लेट के करना पेपर। 15 नंबर ही चाहिए ना फिर। मेरा अल्लाह की कसम, जब मैंने CFAP 1 का पेपर दिया था ना अपना, 25 नंबर का सवाल था, कंसोलिडेशन का, मेरा टैली हो गया था। जब बैलेंस शीट आई थी ना मेरे में, और तो जब मेरा बैलेंस शीट टैली हुआ ना, तो मैं तो मतलब मैंने बोला भाई गेम तो बदल गई यहाँ पे, आधा तो पास हूँ मैं, और 100% श्योर कि सही किया है। तो अब मैंने बोला यार अब तो गोल्ड मेडल तो लाना नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं, अब टुक टुक खेलते हैं। तो अब मैंने कहा कि यार अब मैंने पहले ना 12 नंबर का सवाल उठाया लीज का, वो बिल्कुल सही हो गया। अब मैं प्रेशर से बाहर आ गया ना, कितने हो गए? 37। अच्छा फिर मैंने एक स्पेशलाइज का सवाल किया, वो सिर्फ कॉपी पेस्टिंग होती है 10 नंबर का, 47। फिर मैंने कहा अब तो 3 तो कहीं से भी आ जाएंगे, कुछ भी लिख दूँ मैं। तो वो मैंने पेपर भी कोई 70 मार्क्स का किया था मैंने, तो बिल्कुल सुकून से बैठ गया कि भाई कंसोल जब टैली हुआ ना, मैं औकात से बाहर आ गया अपनी। मैंने बोला भाई अब तो गेम अलग है, पास तो होगा ना, अबे उसके बाद भी नहीं होगा क्या? नहीं वो मतलब मुझे इतना मज़ा आता था कंसोलिडेशन में, मैंने कोई ICAW कोई बुक नहीं छोड़ी थी रीड करने की, तो वो तभी तो मेरे ये कॉन्सेप्ट बने थे, तो उसी वजह से तो वो ऐसा दिमाग चल रहा था उसमें उस वक्त पेपर में कि बस मुझे पता था कि क्या पूछ रहा है। और उसने पहली बार जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशंस, IFRS 11 को कंसोलिडेशन मिक्स करके पूछा था,
और मैं शायद अपने हॉल में बैठा हुआ अकेला बंदा हूँ जिसने वो किया था, क्योंकि मैंने फॉर्म में अप्लाई किया हुआ था वो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ उठ के आ जाती है ना, तो मुझे तो आसान हो गया वो। मैंने कहा आने दो उसको, तो मेरा टैली इसलिए भी हुआ। तो मैंने आकर डिस्कस किया था सर से, मैंने कहा मैंने ये किया, तो बोले यार ये तो टाइट है यार। तो ये था, है बहुत इंटरेस्टिंग कंसोल, ये बात है। और जिसकी इस पे ग्रिप है ना, आप अभी कभी इंशाल्लाह जब आप अभी आर्टिकल्स भी कंप्लीट करेंगे ना, दुबई में जॉब्स आती हैं, तो मुझसे जो बच्चे मांगे जाते हैं ना दुबई के लिए, तो वो स्पेशली कहते हैं कि यार उसको कंसोलिडेशन आनी चाहिए, क्योंकि बाहर तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ही किसका है, कंसोलिडेशन का है। तो वो मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द कंसोलिडेटेड एफएस, कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो वो अगर आती है तो इंटरव्यू में पूछा भी ऐसे ही जाता है, इस ट्रांजैक्शन का क्या करोगे, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो वो हम एक एक करके सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह तुम्हारी तो यूँ हो जाएगी ना जॉब इंशाल्लाह। चलें पहले बताओ, आगे चलें भाई, एक सवाल करें इस पे। चलें जी, एक सवाल करते हैं इस पे और फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो हमने कहा कि सर ये मैं तुम्हें देखो जानी ग्रुप पे आया, अब देखो बस सवाल ऐसे होते रहेंगे जो अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ जी, ये बस इतना सा सवाल है। और अब यही सवाल जो पेपर में भी आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, एक पेज 1.5 पेज ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इस सवाल को इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अप्लाई करके दिखाएं मुझे। अच्छा, आप अगर एक एक चीज सोचें ताकि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूं इसमें। नेट एसेट्स और सब्सिडी बनाते वक्त अभी कुछ भी नहीं सोचना, सब वही है। गुडविल निकालते वक्त भी कुछ भी नहीं सोचना, एनसीआई के वक्त भी कुछ भी। हाँ, एक चीज, ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त क्लोज करने से पहले सोचना है, अभी तक सही है, जल्दी से। और बैलेंस शीट बनाते वक्त सोचना है कि माइनस करूं या ना करूं, बस जल्दी से। नहीं आया ग्रुप पे, आ गया। अब आ गया आनंद, अब्दुल अहद। दस मिनट हो जाएगा, 10 मिनट में। या आप सोचें,
थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ करना आएंगे भाई। हाँ भाई, गुडविल आई, पोस्ट एक्विजिशन पहले निकाल लिया। $2.5 लाख आ रही है, 2 लाख आ रही है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आपकी कितनी आ रही है गुडविल जानी? 2.5 लाख। मैं तो सवाल बनाया, अभी सोल्यूशन अभी साथ साथ बनाएंगे। हाँ जी, आनंद, अब्दुल अहद, अली, आफिया, हसीब, जल्दी सारे बच्चों ये बताओ कितनी आ रही है? जैन 2.5 लाख आ रही है भाई। यहाँ पे मेजॉरिटी इज विथ 250,000। 2 लाख आ रही है, 50 कहाँ ले गया भाई? किसकी? क्या नहीं दी? Case was filed on the subsidiary claiming 50,000 penalty for not providing. Claim was not settled before the year and the liability was disclosed in the, हाँ तो ये ड्यूरिंग द ईयर हुई है तो एक्विजिशन पे नहीं होगी। नहीं तो अभी इसका करते हैं ना, देखो एड एक्विजिशन नहीं होगी, क्योंकि नहीं, अब देखें ना, अ केस वाज फाइल्ड ऑन द सब्सिडरी क्लेमिंग 50,000 पेनल्टी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। क्लेम वाज नॉट सेटल्ड बिफोर द ईयर एंड द लायबिलिटी डिस्क्लोज इन द एफएस। आप रिपोर्टिंग पे भी कुछ भी नहीं करेंगे इसका, क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ एक्विजिशन पे होती है। रिपोर्टिंग डेट पे भी बस ये डिस्क्लोज है तो एक्विजिशन पे भी कुछ नहीं करेंगे और रिपोर्टिंग पे भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी अज्यूम तो एक्विजिशन पे होती है ना, कि जब वैल्यूएशन कर रहे होते हो उसके बाद तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। भाई जब एक कंपनी को खरीद रहा हूँ
तो मैं कहता हूं कि सही है यार, मैं लायबिलिटी के पैसे नहीं दे रहा और उसको वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। अब जब वो आपकी बन चुकी है कंपनी, तो उसके बाद जो कंटिजेंसी उसके लिए है वही आपके लिए, तो अब आप कुछ एडिशनल बुक नहीं करेंगे। 2 लाख रुपए, गुड यार। अब देखो ऐसी छेड़खानियां होंगी एग्जाम में हल्की फुल्की, है ना। NCI एमन कह रही है सर 438,000, यही आ रही है। ग्रुप रिजर्व आप कह रही हैं 228200। ओके जी भाई, किसी का ग्रुप रिजर्व आया 228200, यही आ रहा है।
हाँ भाई, ग्रुप रिजर्व आ रहे हैं 22820000। चलें जी, गुड। हाँ भाई, कंसिडरेशन जो है 1.5 मिलियन है, और आप कह रहे हैं कि सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई उसने दी हुई है 375, तो ये हो गया 18। और टोटल नेट एसेट्स ये कितने हैं? 16। अच्छा, ऑफ द बुक्स भी हैं। अच्छा, ऑफ द बुक्स में आपने कहा कि ये भी अलग से इनकॉर्पोरेट होगी, तो वो कितने की है? 1 लाख रुपए की, और यहाँ पे बचेगा 90,000, और अब आ गया 16। तो आपने 1675,000 किया, तो ये आ गया 2 लाख रुपए की गुडविल। हाँ भाई सर, वैल्यूएशन में कस्टमर लिस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐड करेंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग का टोटल बताते जानी 1, और आपने कहा कि सर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ 3,15,000, और ये बढ़ेगा 2 लोगों में, और 80% और 252 आ गया। ये हिसाब किताब आ गया, यहाँ तक सही है? ओके जी। अब हमने कहा एनसीआई को आप लोगों ने उसकी फेयर वैल्यू पे क्रिएट किया होगा, दिस इंक्लूड्स इट्स शेयर एज वेल एंड प्लस गुडविल, तो ये आ गया 375,000। इसमें आपने पार्क किया, और वो था इतना टोटलिटी पे 438,000। सर अब हम आ गए ग्रुप रिजर्व पे। आपने आपको कहा कि भाई यहां पे क्या है, ये रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी कितनी है? 2060। अच्छा, इसमें आप सब्सिडी की कमाई डाल दें, 252 आ गया। अच्छा, क्या क्लोज कर दें इसको? या आप अपने आप से पूछेंगे क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो, सब्सिडी को, उसने आगे ना बेची हो, तो वो प्रॉफिट अभी ग्रुप का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब मैंने ये कहा, प्लीज इधर देखिएगा 1 मिनट। आपने कहा कि सर इसने जो है खरीदी कितने की है? 50 की। बेची कितने की? 80 की। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना? मैं यूआरपी लिख रहा हूं ऑन डबल 28। यहां तक हो गया था सही? ये हिसाब किताब है। अच्छा, 1 मिनट, सारे बच्चों जो लिख रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना, ताकि एक जार्गन सिखाना है बस, ताकि आपको अगर होमवर्क मिले उसमें ऐसा हो तो आपसे हो जाए। इधर मुझे बताएं, जो मैंने आपको सवाल ये इलस्ट्रेशन कराई थी उसमें प्रॉफिट 150 का मैंने बता दिया था। अच्छा, बाज़ औकात वो कहेगा कि सब्सिडरी की किताबों में जो इन्वेंट्री है वो इस अमाउंट पे मौजूद है। ये बात नहीं समझ आए तो रिपीट करवा लीजिएगा। सब्सिडरी की किताबों में इन्वेंट्री कितने पे मौजूद थी? 650 पे, और वो बोलेगा पेरेंट एंटिटी इतना प्रॉफिट चार्ज करता है। अच्छा, पर ये वो इन्वेंट्री है जो सिर्फ पेरेंट से पर्टेन करती है, ओवरऑल नहीं। किससे?
तो आपको बाज़ औक़ात वो पूरी कैलकुलेशन नहीं बताएगा, आप सिंपल इसमें से प्रॉफिट अलग कर लेना। यानी कैसे, इसको 130 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 130 इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट है, मुझे इसमें से प्रॉफिट अलग करना है। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि वो आपका ऐसे भी दिमाग घुमाएगा, वो बोलेगा पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे थे और हाँ, और सब्सिडरी की किताबों में इतने पे पड़े हुए, तो वो मतलब सेलिंग प्राइस है, उसकी सेल्स थी, इसकी क्या है कॉस्ट, तो इसी के अंदर तो प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो हम इसमें से प्रॉफिट अलग कर लेंगे। एग्रीड? तो ओवरऑल आपको पंचायत करने की नीड नहीं है ना कि उसने कितने का खरीदा फिर उसने कितने का बेचा, ये फजूल बात हो जाएगी। एग्रीड? तो एक तरीका कार ये है कि सामने वाली कंपनी की बुक्स में जो इन्वेंट्री मौजूद है पर्टेनिंग टू सोल्ड बाय पेरेंट, उसमें से प्रॉफिट अलग खींच लो, बस दैट्स इट। क्लियर है? पक्की बात है भाई, ये ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? जल्दी बताओ। देखो हमने क्या किया, मैं अगर ये कहूं पेरेंट ने 500 की इन्वेंट्री खरीदी, 650 की बेच दी, प्रॉफिट कितने का कमाया? 150 का, और वो 150 का प्रॉफिट अभी तक रियलाइज। अब जैसे मेरी एग्जांपल में था कि 50 की खरीदी 80 की बेची, ये तो मैंने बता दिया ना। व्हाट इफ एग्जामिनर कहे कि सब्सिडी की किताबों में इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि किससे खरीदी है? पेरेंट से, तो उसके अंदर प्रॉफिट भी तो होगा ना। क्या वो प्रॉफिट है या नहीं कमाया? वो प्रॉफिट उसके अंदर शामिल है जबकि कमाया नहीं है, तो क्या उसके अंदर रहने दूं या हटा दूं? अच्छा, तो अब वो कहेगा कि पेरेंट एंटिटी ने 30% का मार्कअप चार्ज करके इसको बेची थी, तो मैंने कहा कि जो उसकी किताबों में इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने की है? 650 की, उसके अंदर वो मार्कअप भी शामिल है, तो मैंने उसको डिवाइड किया 130 से इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप, और उसमें से मार्कअप 30 का अलग कर लिया। तो मुझे अगर शुरू से भी बात पता होती तब भी यही था 150 है, इसमें से अलग करूं तब भी 150 है। तो मैं आपको सोचने का सलीका दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना कि वो कहेगा उसकी किताबों में इन्वेंट्री मौजूद है, वो इतने मार्कअप पे बेचता है, तो वो ये चाह रहा है तुमसे कि आप वो निकाल के अलग करो, क्योंकि वो अब तक कमाया, तो कमा तो तब लेते जब उसकी बुक्स में इन्वेंट्री होती ही नहीं। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चों, ये पता होना बहुत लाजमी है, जल्दी चलें हम वापस। तो सर यहाँ पे आपने मार्कअप वाला चक्कर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने बता दिया था, सीधा सीधा बता दिया उसने कि भाई ये हिसाब किताब है। एग्रीड? चलें जी, ओके। हमने कहा सर ग्रुप रिजर्व भी हो गया, एनसीआई भी हो गया, गुडविल भी हो गई, क्या अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं? अच्छा, अब बैलेंस शीट के अंदर पीपी, तो अच्छा मेरी आपसे इल्तिजा ये होगी कि पीपी के लिए पहले तो ये सारे के सारे प्लस होंगे, अच्छा, और फिर वन 435 यही आ रहा है। अच्छा, अब जरा एक चीज देखिएगा, इंटेंजिबल। अच्छा, मैंने आपको कहा कि पहले तो ये उठाएं, तो आपने कहा 290, इसके अंदर गुडविल भी, क्योंकि दोनों इंटेंजिबल है ना, तो इसका ब्रेकअप कहाँ आता है? नोट्स में इसका ब्रेकअप कहाँ आता है? इंटेंजिबल के नोट में जाएंगे, वहां पे गुडविल अलग आ रही होगी और कस्टमर लिस्ट अलग आ रही होगी। पहले बताओ यहां तक समझ आती है बात? पक्की बात है? तो हमने एक साथ दे दिया यहां पे इसको। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टमेंट आएगी? 450 वो सब्सिडी वाली? अच्छा, गेम यहां है सर, 650 प्लस 450 माइनस 30। अच्छा, हमने कहा कि सर 450 कितना बता दें? पहले बताओ माइनस करने वाली गेम समझ आई? अच्छा, अब आपने कहा कि सर ज़रा रिसीवेबल पे आ जाएं। रिसीवेबल में आपने कहा 220, 230 माइनस 80,000। सर सेल्स प्राइस, रिसीवेबल तो पूरा पूरा होगा ना, तो कितना आता है? और सर अदर एसेट्स में कोई तफरीह है?
तो सर ये बच्चे बता रहे हैं कि टोटल कितना आ रहा है 372। हाँ भाई, कोई ऐसा जो यहां तक खुद पहुंच गया? वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलें, अब मुझे बताएं क्या रिसीवेबल पेबल वाली कहानी भी समझ आ रही है, इन्वेंट्री भी कैसे हटानी है? अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में ग्रुप है जिसमें आपस की कोई भी चीज शामिल नहीं है, क्योंकि जो भी हम कहेंगे वो ग्रुप के बाहर से कहेंगे, क्योंकि रिसीवेबल्स भी आपस के नहीं है ना यार। असल रिसीवेबल सिंगल एंटिटी कहां से होता है? बाहर से। चलें, तो हमने कहा कि सर ये तो आसान चीज है भी, शेयर कैपिटल, ग्रुप रिजर्व हमने देखे थे 2282,000, 43,800 और लाइबिलिटीज 5 लाख। उसमें से आपने वो हटा दिया, 80,000 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया? हाँ जी, तो पहले बताओ, पहली एडजस्टमेंट पे कंट्रोल आया तो हमने पहले उसको समझा और फिर उसको ऑल टुगेदर सवाल पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है? मैंने अब तक तुम्हें सिर्फ ये सिखाया कि अगर पेरेंट किसको बेचे और सब्सिडरी, अगर 1 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है, मतलब 1 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट की बात इसलिए तो 3 मिनट। इधर देखिएगा, सिर्फ ये बात नहीं समझ आया तो भी हाथ क्या रिपीट करिएगा प्लीज, इधर फोकस होकर देख लें ताकि मैं सवाल में डाल सकूं। अगर यही ट्रांजैक्शन सब्सिडी टू पेरेंट होती तो मैं खाली यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इफ सब्सिडी टू पेरेंट, तो खाली हाँ या ना में जवाब देना है आप लोगों ने, प्लीज। हाँ, फोकस के साथ सब। क्या अब प्रॉफिट यहां छुपा हुआ होता? इधर रिपोर्टिंग डेट पे, क्योंकि उसकी रिटेन अर्निंग में शामिल होता। क्लियर है? ये बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज अफर्मेशन कर दो इस बात की कि ये बात समझ आ रही है, इसमें शामिल होता। प्लीज बताओ। तो अगर ये इसमें होता तो अब फिर इन्वेंट्री में वही मसला होता, इन्वेंट्री भी 30,000 से, पर प्रॉफिट ग्रुप रिजर्व में नहीं होता, अब प्रॉफिट नेट एसेट्स में होता क्योंकि सब्सिडी ने बेचा है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होती कि अब आप एंट्री क्या बनाते? इन एनी केस इन्वेंट्री क्रेडिट होनी है, क्योंकि इन्वेंट्री तो ओवर स्टेटेड होगी, क्योंकि अगर सब्सिडी पेरेंट को बेचे तो अगेन प्रॉफिट तो ग्रुप में ही रह गया, पर अब जो प्रॉफिट छुपा हुआ वो यहां है। तो अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ये जो कस्टमर लिस्ट है ना, इसके नीचे एक और लाइन आइटम खोल लेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। यानी कस्टमर लिस्ट के नीचे एक और चीज आती, किस नाम से? अनरियलाइज प्रॉफिट के नाम से, और एक्विजिशन से माइनस करते हैं रिपोर्टिंग से, क्योंकि वो शामिल भी कहां पे? तो मेरे ख्याल से वो खुद ब खुद पेरेंट एनसीआई में बढ़ जाता, क्योंकि ग्रुप का प्रॉफिट है ना, और ग्रुप के अंदर तो एनसीआई भी है, और जब ग्रुप के अंदर एनसीआई है तो ये लॉस कितने लोगों में बढ़ता? तो वो तो खुद ही बढ़ जाएगा ना जब यहाँ पार्क करोगे। तो कहने का मकसद ये है सर कि अगर हम वैसे लेके चल रहे होते और सब्सिडी ने बेचा होता तो हम खाली यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, ये 5 भी क्यों आ गया हाथ में? हम यहाँ पे हल्की सी जगह बना के खाली यहाँ पे लिख देते हैं इफ सब्सिडी टू पेरेंट, यहां से माइनस हो जाता बस। तो यहां पे क्यों नहीं हो रहा? पेरेंट ने बेचा है। तो पहले बताओ क्या इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? मैं इतनी लंबी करता, वापस से केस बनाता, हमने सिंपल कर लिया। उलट सोच लो, अब खरीदता कौन? सब्सिडी। बेचता किसको? इन्वेंट्री किसकी बुक्स में होती? पेरेंट की, और कम पे होती ज्यादा पे होती? प्रॉफिट किसका ओवर स्टेटेड होता? तो यहीं से हटा देंगे। बस क्लोज करते हुए ख्याल रखना है। यानी आपने जो सवाल रीड किया ना, आप जब क्लोज कर रहे होंगे नेट एसेट, अपने आपसे एक सवाल पूछो, क्या सब्सिडी ने कोई चीज पेरेंट को बेची है? अगर जवाब आता है यस, तो यहां से हटा देना। तो अपने आप से 2 सवाल हो गए अब, एक तो ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त, एक नेट एसेट बनाते हैं, वो भी कौन सी डेट पे? रिपोर्टिंग डेट पे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो बिफोर द क्लोजर ऑफ दिस
हमें ये देखना है। अच्छा अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी होती तो वो भी आती, वो अपनी जगह है, सारे कॉन्सेप्ट पुराने अपनी जगह, ये एडिशनल हमने एक ऐड कर ली चीज़। पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है। सर आज दोनों केसेस के अलग होमवर्क सेंड कर देंगे काइंडली, बिल्कुल कर देंगे। पेरेंट टू सब्सिडरी का भी और सब्सिडरी टू अलग क्यों करूँ, एक ही में डाल दूंगा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा। तो पहले बताओ भाई क्या ये चीज़ ग्रिप में आती है? पक्की बात है। चले मिलते हैं अगली क्लास में जी, अल्लाह हाफिज़।